नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज बात करेंगे बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन पर। विदेश मंत्रालय ने उसे औपनिवेशिक मानसिकता से ग्रस्त एक तरफा अपने खास नैरेटिव को फैलाने के एजेंडे के तहत तैयार किया गया प्रोग्राम बताते हुए बैन कर दिया है और इस बैन का हम समर्थन करते हैं। और जिस खास एजेंडे और नैरेटिव को प्रसारित करने के लिए इस डॉक्यूमेंट्री का निर्माण किया गया है, आज हम उसी को उजागर करने के लिए बीबीसी से जवाब मांग रहे हैं। इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने के पीछे निर्माता निर्देशकों का उद्देश्य क्या है, इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने के लिए खाद पानी कहां से मिला, इसके कंटेंट का आधार क्या है, गोधरा में कार सेवकों से भरे ट्रेन की बोगी को आग के हवाले कर सभी 59 कार सेवकों को जिंदा जला देने की क्रिया के प्रतिक्रिया स्वरूप भड़के गुजरात दंगों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री के ज्यादातर कंटेंट जो है वो पुराने हैं, एक तरफा हैं और ये पहले से भी किसी न किसी रूप में हमारे सामने आ चुके हैं। डॉक्यूमेंट्री में गोधरा का जिक्र भर कर दिया गया है। निर्माताओं का पूरा फोकस गुजरात दंगों में मारे गए मुस्लिम परिवारों को न्याय दिलाने पर केंद्रित है। दंगों में मारे गए हिंदुओं के प्रति इनकी कोई सहानुभूति नहीं दिखती इस डॉक्यूमेंट्री में। इसमें सिर्फ मुस्लिम परिवारों की या पीड़ितों की प्रतिक्रिया शामिल की गई है। मोदी सरकार के विरोधी रहे अधिकारियों और एनजीओ के बयानों के आधार पर मोदी और उनकी सरकार को दोषी ठहराने की कोशिश की गई है। डॉक्यूमेंट्री को तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के विदेश मंत्री जैक स्ट्रॉ के कमेंट और उनके मंत्रालय द्वारा गुजरात दंगों पर तैयार कराई गई जांच रिपोर्ट के आधार पर बनाया गया है। इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने से पहले प्रतिबंधित कर दिया गया था, जिसे बीबीसी ने हासिल कर लिया और डॉक्यूमेंट्री के लिए इस्तेमाल किया है। ऐसा नहीं है कि डॉक्यूमेंट्री में सब कुछ पुराना ही है, यानी पहले से दिखाया गया ही है। इसके नए कंटेंट के रूप में इसमें कुछ डाला गया है। वो जो नया कंटेंट है वो है सुदर्शन न्यूज के सीएमडी और प्रधान संपादक सुरेश चौहान के जी के ऑडियो को बिना इजाजत इसमें इस्तेमाल किया गया। यह ऑडियो उनके हिंदू राष्ट्र की शपथ से लिया गया ऑडियो है, जिसके आगे पीछे ही नहीं बल्कि बीच से भी ऑडियो को एडिट किया गया है। और जिस तरीके से ऑडियो का इस्तेमाल हुआ है उससे बीबीसी के एजेंडे का पता चल जाता है। बीबीसी का उद्देश्य इस शपथ को हेट स्पीच साबित करने के एजेंडे को सपोर्ट करना भी है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि करीब 1 घंटे की इस डॉक्यूमेंट्री में गोधरा की चर्चा सिर्फ खबर की तरह और पूरे में सिर्फ और सिर्फ गुजरात दंगों का जिक्र क्या न्याय संगत है। गोधरा की घटना के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराना और दंगों के लिए मोदी और पूरे हिंदू कम्युनिटी को दोषी ठहराना कहां तक सही है। दंगों के 21 साल के बाद इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने के पीछे बीबीसी किसके जख्मों को कुरेद रहा है, यह भी एक सवाल है। और क्या बीबीसी भारत के सुप्रीम कोर्ट को चुनौती देना चाहता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया है मोदी को और इस जांच को पूरी कर चुका है। हिंदू राष्ट्र की शपथ के ऑडियो को एडिट कर हेट स्पीच बनाने की कोशिश के पीछे बीबीसी का मकसद क्या है, यह भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और क्या बीबीसी इस आपराधिक षड्यंत्र के जरिए दो समाज के बीच में वैमनस्य पैदा करना चाहता है। बीबीसी इस एडिटेड वीडियो के जरिए हिंदू विरोधी नैरेटिव सेट कर रहा है। करेंगे चर्चा और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे आपका हम परिचय करवा दें। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, रिपोर्ट के बाद वापस आएंगे तो अपने मेहमानों से आपका परिचय करवाएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। बीबीसी वो नाम जो निष्पक्ष पत्रकारिता का स्वघोषित प्रणेता है। बीबीसी वो नाम जो ईमानदार पत्रकारिता की तथाकथित झंडाबरदारी करता है। बीबीसी वो नाम जो पत्रकारिता का लबादा ओढ़े इतना तटस्थ है, जो मजहब के नाम पर लोगों को मौत की नींद सुलाने वाले आतंकियों के सम्मान में कसीदे करता है। उसी बीबीसी को लेकर इन दिनों देश में हंगामा बरपा हुआ है। बीबीसी की प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री पर जैसे ही सरकारी डंडा चला, वैसे ही तथाकथित बुद्धिजीवी और विपक्षी गुंडा बिलबिला उठे। डॉक्यूमेंट्री के बैन का विपक्षी इस तरह से विरोध कर रहे हैं मानो उनके मुखपत्र पर एक्शन लिया गया है। खैर, अब समझिए बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का मकसद क्या है। हिंदू फोबिया के नाम पर पीएम मोदी की छवि को धूमिल करना, वैश्विक स्तर पर भारत और पीएम मोदी की छवि को दागदार कर इसके विश्व गुरु बनने की राह में रोड़ा खड़ा करना और ब्रिटेन से भारत के संबंध को खराब करने की एक सोची समझी साजिश है। साथ ही भारत और ब्रिटेन के बीच ट्रेड डील को खटाई में भी डालने की कोशिश है। डॉक्यूमेंट्री के समय पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले बीबीसी ने ISIS की पत्नी शमीमा बेगम का इंटरव्यू लिया।
जिसमें ISIS पॉजिटिव दिखाया, साथ ही विक्टिम कार्ड का नैरेटिव सेट करने की कोशिश की। ऐसे में BBC की सोच पर गुस्सा भी आता है और तरस भी। BBC जिसे डॉक्यूमेंट्री का नाम दे रही है, असल में वो ब्रिटेन के पूर्व सचिव जैक स्ट्रॉ की चुनाव जीतने की 20 साल पुरानी अप्रकाशित कुंजी थी, जिसे BBC ने ब्रिटिश फॉरेन ऑफिस से हथिया लिया। ये पहला मौका नहीं है जब BBC ने अपनी घटिया, गिरी हुई और निजी सोच का परिचय देते हुए भारत विरोधी रिपोर्टिंग की। इसके पहले 2011 में बाल मजदूरी पर झूठी डॉक्यूमेंट्री बनाई, जिसके बाद में BBC ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हुए स्वीकार किया था कि खबर और वीडियो फुटेज झूठे थे। ऐसे में सवाल उठता है कि BBC का भारत विरोधी एजेंडा कब बंद होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ हैं जयवंत पांड्या हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, गुजरात से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं प्रेम कुमार जी, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और मधु मुकुल त्रिपाठी हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और चर्चा की शुरुआत के लिए मैं जाना चाहूंगा प्रेम कुमार जी के पास। प्रेम कुमार जी, इस डॉक्यूमेंट्री की चर्चा 17 तारीख से, जब से रिलीज हुई है उसके पहले से है, लेकिन मुझे लगता है कि डॉक्यूमेंट्री आपने भी देखी होगी। हालांकि अभी बैन किया हुआ है सरकार ने, पब्लिक डोमेन पे नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने डाउनलोड करके रखा है उन लोगों ने देखा, या हो सकता है बैन करने से पहले आपने देखी होगी। जो 2-3 आरोप इस पे लग रहे, सरकार ने जो कहा है कि एक तरफा है और एक खास नैरेटिव को प्रचार करने वाला ये डॉक्यूमेंट्री है, ये तो है, लेकिन एक जो चीज़ जिसमें हिंदू राष्ट्र की शपथ में जो ऑडियो है, जो सुरेश चौहान जी का ऑडियो है, उसका इस्तेमाल किया गया है, और उस इस्तेमाल के पीछे BBC की मंशा क्या है, मैं इस पर भी चर्चा करूंगा। लेकिन मैं सबसे पहले आपके कमेंट्स जानना चाहूंगा कि यह जो डॉक्यूमेंट्री है और जिस आधार पर सरकार ने इसे बैन किया है, कि आपको लगता है कि सरकार का यह आधार बिल्कुल सही है? और BBC जिसलिए जाना जाता है, लोग कहते हैं कि निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए BBC को लोग जानते हैं, लेकिन उनके पीछे ये जो कहानी और खासतौर पर इस BBC के जो कंटेंट है, उस कंटेंट को आपको देख करके लगता है कि क्या सही में BBC निष्पक्ष है? देखिए मुकेश जी, जहां तक चौहान जी के वीडियो की बात है जी, तो मैं उस विषय पर बोलना नहीं चाहूंगा। उनके ही चैनल में बैठा हूं, थोड़ी विपरीत राय भी होती है, तो मैं इस नैतिकता के हिसाब से उस विषय को छोड़कर मैं बात करूंगा। और आपने कहा तो मैं डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी है, निश्चित रूप से देखी है, और मैं इस पूरे विषय को इस रूप में देखता हूं कि 21 साल पुराने मामले को आज जो उठाया जा रहा है, तो इसको उठाने के पीछे किसका फायदा होगा, किसको लाभ पहुंचेगा, मैं यहां पर देखता हूं। तो उस हिसाब से मैं ये समझ पा रहा हूं कि ये जो वीडियो है, जैसे इस पर बैन लगाया गया, अब ये बैन लगाया गया है तो ये सबसे ज्यादा देखा जाएगा मुकेश जी, खूब देखा जाएगा। और एक तो ये है, दूसरी बात यह है कि अब प्रेम कुमार के मोबाइल में वो वीडियो होगा तो फिर दूसरे में भी होगा, आपके पास भी होगा, तो फिर सेलेक्टिव ढंग से उसको अंदर भी किया जाएगा कि किसको अंदर करना, यानी एक औजार क्रिएट किया गया है कि जो मोदी विरोधी होंगे उनको फिर जैसे UAPA का इस्तेमाल हुआ था, अब इस बैन के आधार पर जो डॉक्यूमेंट्री का वीडियो जिसके मोबाइल में मिलेगा वो अंदर कर दिए जाएंगे। तो ये सुरक्षा के लिए, वो अपने लिए 2024 की तैयारी के लिए, क्योंकि इस मुद्दे को उठा करके विपक्ष का कोई भला नहीं होने वाला है, न तो विपक्ष में प्रेम कुमार कोई योगदान है इस डॉक्यूमेंट्री को बनने पर। प्रेम कुमार जी, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि BBC की ये डॉक्यूमेंट्री मोदी ने बनवाई है? नहीं, इसका ये मतलब तो होता नहीं है। इसका मतलब होता है कि ऐसे किसी भी क्रिएशन का को कैसे इस्तेमाल किया जाए, ये सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को पता है। क्रिएशन के अभी आया भी नहीं और उसका इस्तेमाल आप नहीं, क्रिएशन के इस्तेमाल का मामला तो बाद में आएगा, जब क्रिएशन हो जाएगा तब ना। तो क्रिएशन क्यों किया गया 21 साल बाद? अगर आज करने की क्या, इससे किसके जख्मों को कुरेदा जा रहा है, किसके जख्मों को हरा किया जा रहा है? ये 21 साल बाद आप जो दिखा रहे हैं, इसमें 2 जनरेशन, 21 साल पहले जो बच्चा पैदा हुआ होगा, जो वोट करेगा 24 में, तो उसको तो पता भी नहीं है जो दंगे में क्या हुआ था। तो इसको दिखा करके आप क्या नैरेटिव सेट करना चाहते हैं? आपको नहीं लगता कि एक खास नैरेटिव को सेट करने की कोशिश की जा रही है? मैं तो देख रहा हूं कि BBC तो अक्सर पूरी दुनिया में कोई ना कोई इस तरह की चीजें तैयार करता रहता है। हिंदुस्तान के संदर्भ में भी उसने किया है,
और इसको कैच करने के लिए, इनकैश करने के लिए, राजनीति करने के लिए इसका इस्तेमाल। पूरी दुनिया में ये डॉक्यूमेंट्री दिखेगी और हिंदुस्तान में नहीं दिखेगी। हिंदुस्तान ने क्यों नहीं ब्रिटेन से अब तक मांग की है कि बैन करो पूरी दुनिया में? नहीं मांग की है। क्यों? क्योंकि उसको राजनीति हिंदुस्तान में करनी, हिंदुस्तान से बाहर नहीं करनी। वो तो बैन करने के बाद भी राजनीति हो सकती है। खैर, इस पे करेंगे। हमारे साथ जयवंत पंड्या जी हमारे साथ हैं, गुजरात से हैं और इस दंगे को अपनी आंखों से देख चुके हैं, खबर कर चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं गुजरात के। मैं जयवंत जी से जानना चाहूँ। जयवंत जी, क्या आपने डॉक्यूमेंट्री देखी होगी? डॉक्यूमेंट्री में जो चीज़ें हैं, जो कंटेंट हैं और जो चीज़ें आपने देखी है, क्या आपको लगता है सही तरीके से कंटेंट बनाया गया है, बाइसनेस नहीं है? और ख़ासतौर पे एक चीज़ और, हालांकि प्रेम कुमार जी ने कहा कि मैं इस पे नहीं बोलूँगा चूंकि वो सुदर्शन न्यूज़ में है, लेकिन मैं एक कंटेंट, जयवंत जी आपके कमेंट लेने से पहले मैं एक दिखाना चाहूँगा और प्रेम कुमार जी मैं खासतौर पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि शायद इसके बाद आप इस पर कमेंट करने के लिए आपको आपत्ति नहीं हो। एक बार ज़रा वो वीडियो दिखाइए कि जो कमेंट्री, जो डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया है और जो ओरिजिनल शपथ है, दोनों के ऑडियो में कहाँ एडिट किया गया है, वो हम आपको दिखाएंगे। उसके बाद मैं चाहूंगा जो प्रेम कुमार जी आप इस पे अपना कमेंट रखें यदि आप चाहें तो। एक बार वो ऑडियो दिखाइए, जो डॉक्यूमेंट्री का पार्ट है, जो ओरिजिनल पार्ट है। I'm a journalist reporting on hate crimes and the rise of extreme politics. India is a state where calls for genocide against Muslims are on the rise. इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लड़ेंगे, जरूरत पड़ी तो मारेंगे। भारत माता की इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए लड़ेंगे, मरेंगे, जरूरत पड़ी तो मारेंगे। किसी भी बलिदान के लिए, किसी भी कीमत पर एक क्षण भी पीछे नहीं हटेंगे। दोनों सुना होगा ऑडियो, आप लोगों को लगा हो कि दोनों ऑडियो तो एक ही है, लेकिन मैं आपको अंतर बताता हूँ। जो पहला जो बीबीसी ने किया है उसमें उसने कहा है, बीच में जो ऑडियो उड़ा दिया है उन्होंने कहा कि लड़ेंगे और मरेंगे, यानी मरेंगे वाला पार्ट जो है वो पार्ट उसमें से उड़ाया हुआ। उसके बाद सीधे कह रहा है कि मारेंगे। जो ओरिजिनल है, ओरिजिनल में भी मैंने सुनाया आपको कि लड़ेंगे, मरेंगे और ज़रूरत पड़ी तो मारेंगे और बलिदान देंगे। ये जो बीच में मरेंगे वाला पार्ट उड़ा करके नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई है। अगर प्रेम कुमार जी अगर चाहें तो आप इस पर कमेंट कर सकते हैं। मैं नहीं बोलना चाहूंगा, मैं पहले भी कहा इस विषय पर, इस चैनल में नहीं बोलना चाहूंगा, अदरवाइज। चलिए, मुझे लगता है यहाँ बोलने से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए आपको, लेकिन हम नहीं बोल सकते। खैर, आपकी ये। मैं जयवंत जी के पास आऊँगा। जयवंत जी, क्या आपको लग रहा है कि ये जो खास तौर पे बीच से ऑडियो को एडिट करके निकाल दिया गया, उस पार्ट को निकाल दिया गया है जिस पार्ट को निकाल देने से ये पूरा स्पीच जो है वो हेट स्पीच जैसा लगता है, और उसी हेट स्पीच को एस्टैब्लिश करने की कोशिश की गई है, और जो गुजरात दंगा है उसको हेट क्राइम की तरह एस्टैब्लिश करने की कोशिश की गई है, और एक खास तरीके का नैरेटिव जो है वो सेट करने का प्रयास बीबीसी ने इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए किया है। क्या है आपका टेक? देखिए, कोई नई बात नहीं है। हमको ये एक ताजा उदाहरण देखने को मिल रहा है कि जिसमें बीबीसी ऐसी बदमाशी कर रहा है पत्रकारिता में, लेकिन आप देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। हमको गुजरात दंगे तो याद है, लेकिन जो गोधरा में हुआ था बिल्कुल 27 फरवरी को, वो किसी को याद नहीं है कि क्या हुआ था। और उसमें कोई भी प्रकार की वो नहीं थी कि भाई सामने से कुछ किया गया हो। बिल्कुल जो निर्दोष कार सेवक थे, महिलाएं थी, बच्चे थे, उनको चेन पुलिंग करके ट्रेन रोकी गई और पूरी साजिश षड्यंत्र के अंतर्गत उसको जलाया गया, और इसी तरह जला गया कि वो बाहर भी बचाव के लिए ना निकल सके। ये जो पूरी बात है वो विश्व में कहीं पर नहीं गई है, और इसमें भारत के लोग भी, तीस्ता सेतलवाड़ हो या फिर दूसरे कई लोग हो, वो अभी न्यायालय के माध्यम से भी साबित हो चुका है कि ये पूरा जो है वो एक षड्यंत्र रचा गया था। और उसके बाद जो दंगे हुए, उस दंगों में भी कई झूठी FIR
करवाई गई, ये भी एक बात सामने आ चुकी है। सर्वोच्च न्यायालय में ये आप देखेंगे कि किस प्रकार एक पूरा लेयर के बाद लेयर ये जांच हुई। पहले राज्य सरकार की जांच हुई, फिर सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपॉइंटेड जांच हुई, सीट की जांच हुई। कोई भी मुख्यमंत्री भारत के किसी भी दंगे में इतने घंटे जांच में बैठा नहीं है। और पूरे मतलब जो भी उस टाइम पर सीबीआई द्वारा जो भी कार्रवाई की गई वो सब गुजरात के बाहर केस चलाने की बात की गई। आप देखिए कि सिख नरसंहार जो हुआ था 1984 में, तो उस टाइम तो प्रधानमंत्री जो थे राजीव गांधी, उन्होंने तो साफ कहा था कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। फिर भी कोई ऐसा पूरे विश्व में कोई नैरेटिव नहीं चला था, नहीं तो भारत में भी नहीं चला था। तो ये एक देखने को मिलता है कि आप एक पूरा हिंदू विरोधी जो एजेंडा चला रहे हैं। और बीबीसी के लिए ये नई बात नहीं है। मैं बताता हूं कि बीबीसी में ऐसी कई प्रकार की न्यूज हमको देखने को मिलती है, ये आज की बात नहीं है। 1975 में आप विश्वास नहीं करेंगे, जो कांग्रेसी आज बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर गर्व या तो फिर आनंद, एक प्रकार का छुपा आनंद, पिशाची आनंद प्राप्त कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन जयवंत जी, ये जो डॉक्यूमेंट्री है ये तो बायस्ड है और एक तरफा है, ये तो सरकार भी करके बैन किया है। लेकिन जो चीज़ें हमें दिख रही, बाकी चीज़ों की तो जांच की लोग करेंगे, उस आधार पे होगा, क्योंकि पब्लिक डोमेन में अभी ये डॉक्यूमेंट्री नहीं है। लेकिन जो चीज़ें साफ सामने में है, जो कि ट्विटर पर चल भी रहा है और जो हमने दिखाया आपको कि हिंदू राष्ट्र की शपथ के ऑडियो को जिस तरीके से एडिट किया गया है इंटेंशनली, क्या आपको लगता है कि ये गंभीर आपराधिक षड्यंत्र है, इस आधार पे लेना चाहिए? और बीबीसी जो है इस जरिए इस अपराध को हेट स्पीच में तब्दील करके, चूंकि ये मामला अभी कोर्ट में भी है, कोर्ट में भी मामला चल रहा है, तो कोर्ट को भी प्रभावित करने की कोशिश जो है वो डॉक्यूमेंट्री के जरिए बीबीसी कर रहा है। और ये एक खास तरीके से कोर्ट को मिसलीड करने की कोशिश है। नहीं, वो तो मैंने पहले ही बताया, ये ताजा उदाहरण है। और ये एक बदमाशी दिख रही है, जैसा आपने बताया कि जो ओरिजिनल क्या था, क्या कहा था, और उसमें एडिट करके क्या दिखाया गया, क्या सुनाया गया, वो तो बदमाशी है। और बिल्कुल, क्योंकि कोर्ट का मसला है। मैं मुकुल जी के पास जाऊंगा। मधु मुकुल त्रिपाठी जी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के और इस तरीके के मामले को करीब से देखते भी रहते हैं। त्रिपाठी जी, ये जो मसला है, आपने डॉक्यूमेंट्री देखी है नहीं देखी है मुझे नहीं पता, लेकिन जो अभी हमने दिखाया अपने टेलीविजन स्क्रीन पे कि बीबीसी ने क्या दिखाया, खासतौर पे इंटेंशनली एक पार्ट, ऑडियो का एक पार्ट जो है आपने उसको डिलीट कर दिया बीच से, और सीधा उस जो ऑडियो आप सुनवा रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि ये एक हेट स्पीच है, और बाकी गुजरात दंगे के जो विजुअल्स और डॉक्यूमेंट्री आप दिखा रहे हैं उसको हेट क्राइम की तरह दिखा रहे हैं, और दोनों को आप जोड़ रहे हैं। हेट स्पीच को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं आप उस स्पीच के बीच वाले पार्ट को निकाल करके, और बाकी पार्ट को दिखा करके उसको दोनों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जिस मसले पे क्लीन चिट दिया हुआ है, आखिरी फैसला हो गया है, उस पर भी आप कमेंट कर रहे हैं और उसको फिर से रीओपन करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपके कमेंट जानना चाहूंगा और इस पे खास तौर पे कि क्या ये गंभीर आपराधिक श्रेणी में आएगा? आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं दो विषय भी रखना चाहूंगा जी। मैं एक बात से ऑब्जेक्शन है मुझे कि आपने कहा कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन वो बायस्ड ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन है। वो शुरू से बीबीसी जो है बायस्ड रहा है भारत के प्रति, भारत के जनमानस के प्रति, भारत की गरिमा के प्रति। जैसे कांग्रेस, मैं क्षमा चाहता हूं, हमारे देश में एक किसी नेता ने यूज किया था प्रेस्टिट्यूट, तो बहुत सारे पत्रकार प्रेस्टिट्यूट हैं, बिके हुए होते हैं। वो कहते हैं सिस्टम हमारा है, वो मोपला कांड को नहीं बोलते। बिल्कुल, मोपला में हिंदुओं का नरसंहार हुआ, उसको कांग्रेस ने स्टेब्लिश कर दिया कि वो नहीं, वो एक जन आंदोलन था और राष्ट्रीय आंदोलन था। नेहरू कहां पैदा हुए, कांग्रेस ने दबा दिया। बाकी फ्रीडम फाइटर्स की जो युद्ध थी, जो उनका सैक्रिफिकेशन था राष्ट्र के प्रति, उसको दबाकर केवल जो कुछ किया कांग्रेस ने किया। क्योंकि पेड पत्रकार सबसे बड़े खतरनाक हैं, तो पेड पत्रकार वहां भी हैं। दूसरा विषय आपने कहा कि क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए वर्डिक्ट्स का कंटेम्प्ट, बिल्कुल कंटेम्प्ट है। एक बार नहीं 3 बार
सर्वोच्च न्यायालय ने आपके किसी नेता को बिल्कुल क्लीन चिट दे दिया, बराबर उसको तित्ता सीतलवाड़ और पूरी कांग्रेस की टीम, लेफ्ट की टीम आती रही, प्रयास करती रही। आपको याद होगा कि बिल्कुल। सर्वोच्च न्यायालय पर भी इन्हीं लोगों ने, इन्हीं तथाकथित लोगों ने, उनकी टीम ने, जिसमें पत्रकार भी हैं, वकील भी हैं, राजनेता भी हैं, उन्होंने प्रश्न उठाया। तो हम ही प्रश्न उठा रहे हैं। अब बात आती है बीबीसी की। आप अगर किसी चीज का हिंदी का अनुवाद करते हैं, इंग्लिश एक अलग भाषा है, हिंदी एक अलग भाषा है। हिंदी में किसी का जो अर्थ होता है शब्द शक्ति और शब्द गुण के माध्यम से होता है। मैं क्षमा चाहता हूं, मैं वकील होने के बावजूद भी पहले भारतीय हूं, पहले मेरा ये राष्ट्र है, मेरा ये देश है, मैं यहां के प्रति सोचता हूं। कानून की दृष्टि से मैंने बताया कि ये वायलेशन है, और ये माननीय न्यायालय को इन्फ्लुएंस करने के लिए आपके चौहान जी का जो ऑडियो क्लिप है उसको ऑडिट किया गया। मैं उसी पर आ रहा हूं जी। शब्द शक्तियां होती हैं, लक्षणा, अभिधा, व्यंजना। हमारे यहां गुण भी होते हैं, ओज, प्रसाद, माधुर्य। जब तक इनको समझेंगे नहीं, किसी चीज का अर्थ नहीं कर सकते। ऐसे ही जैसे कहते हैं कनक कनक ते सौगुनी, मादकता अधिकाय, वाखा ये बौराए जग, वा पाए बौराए। ऐसे ही चौहान जी का अर्थ जो हम कर रहे हैं, उन्होंने क्या कहा, मैं शपथ लेता हूं, आवश्यकता पड़ी तो मारूंगा, मरूंगा और मारूंगा। अगर भाई आप मुझे मारने आ रहे हैं तो अपनी रक्षा करने के लिए, अपनी अस्मिता की रक्षा करने के लिए, अपने गौरव की रक्षा करने के लिए, अपनी संपत्ति की रक्षा करने के लिए मुझसे जो बनेगा मैं करूंगा, मैं करूंगा। ये कोई अपराध नहीं है, ये हेट स्पीच नहीं है। मैं भी कहूंगा कि मैं शपथ लेता हूं कि कोई व्यक्ति मेरी अपनी विचारधारा को मेरे घर में आकर तोड़ेगा, मेरी संपत्ति का हरण करेगा, मुझे मारेगा, मुझे क्षति पहुंचाएगा, मेरे धर्म को क्षति पहुंचाएगा, तो मैं उसकी रक्षा करने के लिए जो भी बन पड़ेगा मैं करूंगा। मरना होगा मरूंगा, मारना होगा मारूंगा। तो ये कौन सी हेट स्पीच है? क्या इन तथाकथित लोगों ने कभी सर से तन जुदा करने के नारे को दिखाया हेट स्पीच? क्या आसमानी किताब में लिखी हुई चीजों की अभी मैं जयंत पांडा जी को तो सपोर्ट करूंगा, जयवंत जी को। अभी एक पत्रकार आपके हैं, मैं जानता नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये भी उसी विचारधारा के हैं, प्रेम कुमार जी। नहीं, उनकी अपनी विचारधारा है, सभी की विचारधाराओं का सम्मान है, मैं सबकी मैं सम्मान करूंगा, लेकिन हम अगर पत्रकार हैं तो हम खुलकर बोलेंगे। ठीक है, एक मिनट, मैं किसी व्यक्तिगत आक्षेप नहीं कर रहा हूं। नहीं, प्रेम हम कुमार खुलकर कहेंगे, ठीक है, खुलकर बोलेंगे, कहीं भी है बोलेंगे। सत्य सत्य होता है। ऐसा नहीं है कि सत्य सुदर्शन पर कुछ हो जाए, जी न्यूज पर कुछ हो जाए, एनडीटीवी पर कुछ हो जाए, रवीश कुमार के साथ कुछ हो जाए। ठीक है, ये आपके विचार हैं, प्रेम कुमार जी के अपने विचार हैं। मैं प्रेम कुमार जी के पास जाना चाहूंगा। प्रेम कुमार, एक मिनट, मुझे लेट मी फिनिश। तो होता क्या है, हमें सत्य को कहना है, सत्य की अवधारणा को रखना है, कानून की दृष्टि को रखना है। हमारा संविधान है, संवैधानिक दृष्टि से अगर वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया तो वो सबको सर्वमान्य है। लेकिन ये तथाकथित लोग, बीबीसी की इतनी हिम्मत, कंटेम्प्ट कर रहा है। We should have to file contempt of petition against the BBC people, and they should be brought before the court. How they dare to say it? How they dare to recreate anything? Once Supreme Court से, जैसे क्षमा चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इसमें पार्टिकुलर व्यक्ति का कोई हाथ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया इनका कोई दोष नहीं है, तो बीबीसी कौन होता है उस चीज को कहने वाला? और जहां तक बात आती है सुदर्शन न्यूज के चेयरमैन के विषय में कहने का, वो आपका प्रेरोगेटिव है। आपको उनके खिलाफ एफआईआर करना चाहिए कि वो आपके प्राइवेसी को इन्फ्लुएंस कर रहा है, फैब्रिकेटेड आपकी आइडियो को दिखा रहा है। फैब्रिकेशन बिल्कुल पीस मिल में नहीं दिखा सकते। आप पीस मिल में कैसे दिखा रहे हैं? आपको भी एफआईआर करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग भी इस पर विचार कर रहे हैं, एफआईआर करने के। लेकिन मैं प्रेम कुमार जी के पास जाना चाहूँगा। प्रेम कुमार जी, आप सीधे तौर पे इस पर नहीं हुए, लेकिन एक डॉक्यूमेंट्री जो कि करीब 1 घंटे की है, 58 मिनट 56 सेकंड की ये डॉक्यूमेंट्री है। इस डॉक्यूमेंट्री में जितने भी कंटेंट हैं, सिवाय इस हेट स्पीच के, अब जो ऑडियो है, उस ऑडियो की सारी चीज़ें पुरानी है, पुराने कंटेंट्स है, पुराने विजुअल्स है, बाइट्स जो है, जो रिएक्शंस हैं, वो भी बहुत सारे पुराने हैं। कुछ नए जो है लोगों की प्रतिक्रियाएँ भी उस पर शामिल की गई है। लेकिन दोनों को जो मिलाया गया है,
है, जो एडिट किया गया है, क्या आपको लगता है इसके पीछे भी कुछ इंटेंशन है, या इस पे भी आप नहीं कुछ बोलना चाहेंगे? आखिर आज जो शपथ 1 साल पहले ली गई है, उसके ऑडियो को 21 साल पहले जो क्राइम हुआ, जो भी घटना हुई, उसको लेकर के आप मिक्स करके कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसके पीछे मंशा क्या हो सकती है? देखिए, मैं ये कहूंगा मुकेश जी कि जी। पत्रकार को पत्रकारिता करते समय हम तो रामायण महाभारत की भी चीजें दिखाते हैं, पुरानी चीजें, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार, मुगल, कोई दौर नहीं छोड़ते हैं। तो ये आजादी तो कोई नहीं छीन सकता पत्रकार से कि कैसे पत्रकारिता करे, क्या दिखाएं। हाँ, जिस विषय पर आपत्ति है, जैसे आपको आपके विषय पर आपत्ति है कि आपके चैनल के को लेकर कुछ कहा गया, तो उसका कानूनी उपचार होना चाहिए। और मैं तो ये कह रहा हूं कि भारत सरकार जो अपने देश में प्रतिबंध लगा रही है, तो क्यों नहीं ब्रिटेन से डिमांड कर रही है कि इस डॉक्यूमेंट्री को पूरे देश में रोकिए? क्यों नहीं कर पा रही? तो इसका कारण है क्योंकि करने के शायद आपके पास आधार नहीं है, कभी आप नहीं कर रहे हैं, या फिर पॉलिटिकल इंटेंशन है, इल इंटेंशन है, उसका कुछ राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं। एक बात और है, ये कहते हैं कि ये हिंदुओं के खिलाफ है। मुकेश जी, आपके भी चैनल पे भी सुन रहा हूं कि हिंदुओं के खिलाफ है डॉक्यूमेंट्री। क्यों भाई? नरेंद्र मोदी जी के मुख्यमंत्री रहते हुए गोधरा कांड भी हो गया, और गोधरा कांड की प्रतिक्रिया में दंगे भी हो गए, तो वो सरकार के खिलाफ नहीं है और ये पूरे देश के हिंदुओं के खिलाफ कैसा हो गया? ये जो नैरेटिव है ना, किसी घटना को बोलना कि बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है, नरेंद्र मोदी हिंदुओं के मसीहा है, और जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलेगा, बीजेपी के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ बोलने की, वो जो है प्रेम कुमार जी, हिंदुओं के खिलाफ बोलने की एक वजह है। अगर इस डॉक्यूमेंट्री को आपने देखा है, मैं बता दूं, देखिए, गोधरा के बारे में एक जिक्र भर कर दिया गया है पुरानी घटना का, और एक खबर की तरह दिखाया गया, और जो विक्टिम इसमें दिखाए गए सारे मुस्लिम विक्टिम। भाई 227 तो हिंदू भी मारे गए थे ना दंगे में, उसका क्या जिक्र है इस डॉक्यूमेंट्री में? इसमें कहीं भी जिक्र है उसका? उसके किसी की प्रतिक्रिया ली है क्या इस जी 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 मैं बोलूं? हाँ बोलिए। देखिए, वो इसको दंगा बोला जाता है क्योंकि 227 आप संख्या बता रहे, वो संख्या, और ओवरऑल जो है 1000 की संख्या के आसपास आधिकारिक फिगर है, ऐसे 2000 बताया जाता है। नहीं, मैं जो पार्लियामेंट के भीतर में जो डेटा दिया गया था, जो डेटा पार्लियामेंट में बोला गया था, मैं उसी डेटा पे हूँ, बाकी तो सबके अलग आधिकारिक जी आधिकारिक आंकड़े इस तरीके से हैं। लेकिन इसमें तो कोई संदेह नहीं कि ज्यादातर मुसलमान, नहीं, ज्यादातर मुसलमान और कम हिंदू क्यों? आप 200 से ज्यादा की संख्या थी, क्या वो कम हिंदू थे? अरे मुसलमान से कम हो सकते हैं, लेकिन भाई 200 हिंदुओं को भी तो मारा आपने। 1 लाख मारे जाते तब पत्रकारिता होती। 1 लाख तो ऐसा ये बाइसेस नहीं तो क्या, ये हिंदुओं के खिलाफ नहीं है तो क्या कहेंगे इसको आप? निष्पक्ष तो नहीं कह सकते ना। ये मुसलमानों के फेवर में बनाया गया, जो मुसलमान विक्टिम है उनके फेवर में बनाया गया है। पूरी तरीके से उसी नैरेटिव को सेट करने की कोशिश की गई है, वरना दंगे पे अगर आपकी डॉक्यूमेंट्री होती तो आपको जो हिंदू विक्टिम थे उसके भी बयान लेने चाहिए, उनकी पीड़ा को भी दिखाना चाहिए था ना। हम लोग तो बैलेंस करते हैं ना प्रेम कुमार जी, दोनों पक्षों को लेते हैं। तो भाई दोनों पक्ष में आपका एक ही पक्ष है ना, दूसरा पक्ष कहाँ है आपका? क्या दंगे में केवल मुसलमान मारे गए थे? केवल जो दंगा हुआ था उसमें क्या केवल मुसलमानों की संपत्ति की क्षति हुई थी? हिंदुओं की संपत्ति भी क्षति हुई थी, बहुत सारी दुकानों में आग लगा दी गई थी, बहुत सारे लोगों को मार भी दिया गया था, और रेप भी हुआ था। जहां पर वो हावी थे वहां पर उन्होंने वो सारी चीजें करी। तो दंगे को तो कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता, लेकिन आप मुसलमानों के खिलाफ जो दंगा हुआ उसको आप जस्टिफाई कर रहे हैं जी, वो गलत है। और हिंदुओं के खिलाफ जो हुआ उसका आप जिक्र तक नहीं कर रहे हैं। तो ये इस नैरेटिव को क्या कहेंगे आप? ये तो एक तरफा है ना, बायस्ड है ना। और इस आधार पे अगर कहें कि ये हिंदुओं के खिलाफ है तो गलत क्या है? क्यों नहीं कहेंगे कि ये हिंदुओं के खिलाफ है? प्रेम कुमार जी। प्रेम जी का ऑडियो कनेक्शन कट गया है। मैं जयवंत जी के पास जरा, जयवंत पंड्या जी, क्या इस पे क्या कमेंट है आपका? क्या आपको लगता है कि ये सही में हिंदुओं के खिलाफ ये डॉक्यूमेंट्री है पूरी? देखिए, पहली बात तो है कि मेरी जो पहला उसमें मेरी बात अधूरी रह गई थी, तो मैं उसको जोड़ के आगे बात करना चाहूंगा जी। 1975 में कांग्रेसी 45 कांग्रेसी 45 कांग्रेसियों ने बीबीसी पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। वो जो कटिंग है इंडियन एक्सप्रेस का,
वो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो इस समय जो कांग्रेसी आनंद मना रहे, आनंद में आ गए, वो वही कांग्रेसी 1975 में बीबीसी के जो रिपोर्ट्स थे उसके खिलाफ थे। 1991 बिल्कुल। में बीबीसी रेडियो ने एक मैन ऑफ द ईयर ऐसा कुछ रखा था और उसमें सब श्रोताओं ने लालकृष्ण आडवाणी को नंबर 1 बनाया था। लेकिन बीबीसी की आप चाल देखिए कि वो उन्होंने इसमें आडवाणी जी को नहीं घोषित किया। उन्होंने साफ मना कर दिया कि ये सब मैनिपुलेटेड है। तो ये बीबीसी का एक ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये दंगे या फिर उसका पूरा एक अभी भी कॉलोनियल माइंडसेट ही है, वो आप देख सकते हैं। मैं दूसरा एक उदाहरण ये भी देना चाहूंगा कि 2017 में गुजरात के विधानसभा चुनाव से पहले सितंबर में उसकी गुजराती, मराठी और 2-3 वेबसाइट लॉन्च हुई। उस टाइम पर मैंने किसी दिल्ली के पत्रकार, शायद मैं भूलता नहीं हूं तो संदीप देव जी का एक पढ़ा था। उन्होंने लिखा था कि ये पूरे एजेंडे के साथ चालू हुआ है। उसके बाद आप देखिए कि किस प्रकार दलित और दलित पर अत्याचार की झूठी खबरें, महिलाओं को उकसाना, और आप उस पर कंटेंट देखेंगे तो मुगल जो बादशाह थे, जहांगीर हो या अकबर हो, बिल्कुल, बिल्कुल, उसकी ये सब- फेवर में आर्टिकल्स। तो बिल्कुल। ये पूरा एजेंडा आपको समझना होगा कि बीबीसी का एजेंडा क्या है। अभी भी उसको भारत को विभाजित रखना है और जो भारत विरोधी ताकतें हैं उसको बढ़ावा देना है। सिर्फ यही उसका उद्देश्य है। और इसमें ये दंगों की जो डॉक्यूमेंट्री है, वो डॉक्यूमेंट्री हो या फिर कुछ भी हो, आपको उस पे रिपोर्ट में, और मैं सिर्फ बिल्कुल, मैं तो भारत इसे वाले- दंगों की डॉक्यूमेंट्री नहीं मेरी कहूंगा। बात पूरी कर लूं। मैं एक ही जब लाइन में मैं बात पूरी करूं। जी। एक लाइन में बात पूरी करूं। जी। अभी भारत वाले शिकायत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप न्यूज वीक जो के यूके का है, उसने एक रिपोर्ट बनाई थी, उसमें लिखा था कि उसके विरुद्ध, बीबीसी के विरुद्ध जो कंप्लेंट्स थी वो 5617 जितनी कंप्लेंट्स है वो 2021 में बिल्कुल। उसके रिपोर्ट के खिलाफ हुई थी। बिल्कुल, तो मतलब बिल्कुल। हमारे पूरा पास वो bias है वो। जयवंत जी, हमारे पास समय की कमी है, मैं क्षमा चाहूंगा। मैं वापस एक बार मधु मुकुल त्रिपाठी जी के पास जाना चाहूंगा। वो कुछ इस पे कमेंट करना चाह रहे थे आखिरी। मधु जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे। देखिए मुकेश जी, आपकी बात बिल्कुल एक चीज सही है कि पत्रकार वो होता है जो बैलेंस बोले जी। लेकिन पत्रकार वो नहीं होता जो पिक एंड चूज होकर के सेलेक्टिव चीजें लेकर जाए। पत्रकारिता ये नहीं है कि केवल सिक्के का एक पहलू दिखा दो, दूसरे पहलू को न दिखाओ, और उनका जो है बिल्कुल जो कंक्लूजन है वो न दिखाओ। पत्रकारिता का मतलब ये नहीं है। मुझे समझ नहीं आता कि हमारे यहाँ कुछ लोग अपने आप को पत्रकार कहते हैं और कहते हैं हमें ये चीज दिखाना है। अगर वो बीबीसी वास्तव में एक अनबायस्ड पत्रकारिता करना चाहता था तो वो पहले वो जो कार सेवक जला दिए गए थे उनको दिखाना था, उनको बताना था कि क्या हुआ सही, और कैसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विद ड्यू प्रोसेस, सारी इंक्वायरी के बाद, सारे कमीशन के एविडेंस के बाद ये माना कि इनका कोई हाथ नहीं है। तो ये पत्रकारिता नहीं है, केवल भारत को विभाजित कर देने का प्रयास है, भारत में दंगे भड़काने का प्रयास है, भारत के शांति व्यवस्था को भंग कर देने का एक प्रयास है, और भारत की बढ़ती हुई छवि को, उभरती हुई छवि को, भारत के बढ़ते हुए गौरव को कम करने का ये एक बिल्कुल, लेकिन ऐसा प्रयास है जो कभी सफल नहीं होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे पास समय की कमी है। अब क्षमा मांगते हुए सभी अपने मेहमानों से मैं विदा लेना चाहूँगा। जयवंत पंड्या जी, आपका, प्रेम कुमार जी और मधु मुकुल त्रिपाठी जी, हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी अपनी बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन बीबीसी की यह जो डॉक्यूमेंट्री है, जिस डॉक्यूमेंट्री पे इल्ज़ाम लग रहा है कि सरकार ने हालांकि बैन कर दिया है, लेकिन उस आधार पर बैन नहीं किया, वो सरकार विरोधी या मोदी विरोधी होने के कारण बैन किया गया। लेकिन उनकी नज़र शायद इस ऑडियो पे नहीं गई होगी जो ऑडियो हमारे खिलाफ है। जिस तरीके से ऑडियो का इस्तेमाल किया गया है, बायस्ड है, केवल बायस ही नहीं बल्कि मैं तो कहूंगा आपराधिक षड्यंत्र, गंभीर आपराधिक षड्यंत्र के तहत यह किया गया है। दो समाजों के बीच में वैमनस्य फैलाने की कोशिश की जा रही है और एक अपना नैरेटिव जो है वो सेट करने की कोशिश करी है। जिस तरीके से ऑडियो के बीच से मरेंगे वाला ऑडियो जो है का पार्ट जो है उसको काट करके एडिट किया गया है, बीबीसी की मंशा जो है इससे साफ जाहिर होती है और ऐसा लगता है कि बीबीसी ने शायद पत्रकारिता को कहीं पर गिरवी रख छोड़ा। हालांकि यह जो षड्यंत्र किया है आपराधिक षड्यंत्र, इसके खिलाफ भी कार्रवाई की बात हम करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।